मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आपकी यूपी PCS प्री और RO परीक्षा नज़दीक आने वाली है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए प्रत्येक रविवार को करंट टॉपिक से जुड़े 50 प्रश्नों की एक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है। याद रखिएगा, 50 प्रश्नों की एक करंट श्रृंखला जिसमें आपको करंट टॉपिक से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे जो आपकी प्री परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये आपको 50 मिनट में हल करना है और हल करके आपको इसकी आंसर की हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करानी है और आपको आंसर की उसके बाद आपके पर्सनल नंबर पर भेजी जाएगी, जिसे आपको मिलान करके आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने गलत किए हैं आपको उसे पुनः ग्रुप में उपलब्ध कराना होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इसका पहला टेस्ट सीरीज हम लोग हल कर चुके हैं। आज मैं आपको दूसरी टेस्ट सीरीज हल करवाऊंगा। इस टेस्ट सीरीज को हम लोग दो पार्ट्स में हल करेंगे, जिसमें प्रारंभिक 25 प्रश्नों का विश्लेषण हम आज करेंगे और शेष बचे हुए 25 प्रश्नों का विश्लेषण कल की वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी इसे शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको प्रश्नों की वैधता पर कोई सवाल है तो मैं आपका डाउट पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये टेस्ट सीरीज उस व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई है जो 2017 से लगातार इन परीक्षाओं की प्री परीक्षा को पास करता हुआ आ रहा है। तो आप इन प्रश्नों की वैधता पर तनिक भी शक मत करिए। आप लोग आंख बंद करके इस टेस्ट सीरीज को हल कीजिए, आप सक्सेस होंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर हम लोग का डेली रविवार को टेस्ट सीरीज होता है, तो आप उसको कैसे जुड़ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट को इस नंबर पर सेंड कर देना है, 88 74 89 05 69। ये मोबाइल नंबर है जिस पे आप अपने स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों का विश्लेषण हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न है, मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका पहला ऑप्शन है, यह अध्यादेश 1996 के अधिनियम में संशोधन करता है। दूसरा, यह अधिनियम की 8वीं अनुसूची को निरसित करता अर्थात निकालता है। तीसरा, यह अध्यादेश प्रधानमंत्री ने जारी किया। चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिए चार ऑप्शन है। सही असत्य कथन पहचानना एकदम आसान है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया यह अध्यादेश प्रधानमंत्री ने जारी किया। ये सीधा सीधा असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि अध्यादेश प्रधानमंत्री नहीं, कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, केंद्र में कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसी प्रकार राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास। किस आर्टिकल के द्वारा, 213 नंबर आर्टिकल के द्वारा। आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके जो दो कथन दिख रहे हैं वो सही हैं। क्या कि यह जो अधिनियम है वह 2020 में जो आया था, ये 1996 के अधिनियम में संशोधन करता है। तो 1996 का अधिनियम कौन सा हो गया, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996, इसमें संशोधन करेगा। अभी सॉरी, ये देखिएगा, ये अध्यादेश है, अध्यादेश
ये अधिनियम नहीं बना, अध्यादेश है, इसलिए इसकी बात ध्यान से रखिएगा आप कि अध्यादेश जारी कौन करता है, इस पर ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत हाल ही में गठित राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। तो इस अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय परिषद गठित की जाएगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कोई और चीज़ जानने लायक नहीं है। तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, कहा गया दिसंबर माह में, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर माह में सभी क्षेत्रीय चैनलों पर या राष्ट्रीय चैनलों पर हार्नबिल महोत्सव, ये देखिएगा हार्नबिल महोत्सव का आयोजन देखा गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, मेघालय, नागालैंड, असम और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया गया। तो याद रखिएगा हार्नबिल क्या है? एक छोटी चिड़िया का नाम है जो पूर्वोत्तर के राज्यों में पाई जाती है। तो आपको ये चीज़ को अलग से याद रख लेना है, हार्नबिल। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया था? ये देख लीजिएगा, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर के अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। याद रखिएगा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इसको आप अलग से याद रखिएगा। देश के कितने शहरों में शुरू किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 243, मतलब 243 शहरों में इसको शुरू किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है? पुरुष टीम के विजेता नोवाक जोकोविच रहे। पुरुष टीम के उप विजेता जेवरेव मेदवेदेव रहे। नोवाक जोकोविच लगातार 4 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब प्राप्त करने में सफल रहे। अगला ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? नोवाक जोकोविच 18 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जिसमें से 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए कहता है सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1, 2 व 4 सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है 2 व 4 सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है 1 तथा 3 सत्य हैं। तो राइट आंसर इज 1, 2 और 4 सत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है लगातार 4 बार नहीं, अभी लगातार दूसरी बार हुआ है, ये आप याद रखिएगा। बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। क्या? कि नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता, उप विजेता जेवरे मेदवेदेव रहे, ये रूस के हैं, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नोवाक जोकोविच 18 ग्रैंड स्लैम विजेता, जिसमें से 9 क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, अब तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन सा है? कौन सा है? तो आपको ये याद रखना है रोजर फेडरर और राफेल नडाल, इन दोनों ने संयुक्त रूप से 20-20 बार ओपन खिताब जीते हुए हैं। कौन से? ग्रैंड स्लैम, ये याद रखिएगा। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनमें से कुल मिलाकर इन लोगों ने 20-20 खिताब अब तक प्राप्त कर लिए हैं, जबकि नोवाक जोकोविच 18 खिताब प्राप्त कर चुके हैं। नोवाक जोकोविच ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं इनके खिताब को तोड़ सकूं, अर्थात ये कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये कितना खिताब जीतना चाहते हैं, 21 खिताब जीतना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की महिला टीम की विजेता कौन है? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन इज नाओमी ओसाका। कहाँ की हैं ये? जापान की हैं। इन्होंने किनको हराया? जेनिफर ब्रॉडी को हराया, जो कि अमेरिका की हैं। तो आप ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता नाओमी ओसाका, किसको हराया? जेनिफर ब्रॉडी, ये आप यहाँ पे याद रखिए। चलिए सवाल नंबर 7, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल नंबर 7 ध्यान दीजिएगा।
100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के दूसरे तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा बने हैं। याद रखिएगा, पहले कौन है? तो कपिल देव। अब तक के तेज गेंदबाजों में कपिल देव ही ऐसे थे जिन्होंने 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। पहले गेंदबाज कपिल देव, दूसरे कौन? ईशांत शर्मा। तो ये सवाल आपकी परीक्षा में टपक सकता है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ईशांत शर्मा दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेला है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, हाल ही में संपन्न हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? याद रखिएगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसके किसके बीच होती है? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। जो भी हाल ही में 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली गई है उसी का नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। याद रखिएगा, इसमें मैन ऑफ द सीरीज किसको चुना गया? पैट कमिंस, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। और लास्ट मैच में जो कि गाबा पिच पर खेला गया था उसके मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? ऋषभ पंत। ये भी आपको याद रखना है। इसमें भारत ने 328 रन बनाकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ये भी आपको याद रख लेना है कि ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि भारत ने वहाँ पर पहली बार इस पिच पर जीत हासिल की थी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है, सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021 के अनुसार वायु प्रदूषण में 16.7 लाख मौतें वर्ष 2019 में हुई। सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई? तो चलिए इस सवाल का आंसर देखते हैं। इस सवाल का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक मौतें 2019 में हुई हैं। ये किस में कहा गया? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ खोला जाएगा? तो कहाँ पे खोला जाएगा? एज एक्सपेक्टेड गुजरात के जामनगर में। चलिए किसके द्वारा खोला जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। मतलब ये निजी होगा, याद रखिएगा, निजी क्षेत्र का है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान होगा। कहाँ पर खोला जा रहा है? गुजरात के जामनगर में। कौन खोलेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसे आप मुकेश अंबानी की कंपनी कह सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नितिन गडकरी के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो किस अभियान की शुरुआत की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने, ई इलेक्ट्रिक, कोई नहीं, गाड़ी गो इलेक्ट्रिक, या गो इलेक्ट्रिक अभियान। तो सही सुना आपने, ऑप्शन नंबर डी, गो इलेक्ट्रिक अभियान इसका सही उत्तर है। किसके द्वारा शुरू किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया। किस लिए शुरू किया गया? इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। ये याद रखिएगा, किसके लिए शुरू किया गया है? इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल, हाल ही में नासा द्वारा प्रक्षेपित मंगल मिशन मंगल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। कब लैंडिंग किया? 18 फरवरी। ये आप याद रखिएगा, लैंडिंग कर चुका है। इसका नाम क्या है? मिशन परसिवरेंस। मिशन परसिवरेंस नासा का मिशन है, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ आप याद रखिएगा, ये जो होप मिशन है ये यूएई का है और ये हाल ही में 9 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। याद रखिएगा, सतह पर नहीं उतरा, ये मंगल की कक्षा में अभी प्रवेश किया है। इसी तरह से रूस का तियानवेन-1 मिशन जो है, तियानवेन-1 मिशन, याद रखिएगा, रूस का तियानवेन-1 मिशन ये भी 10 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। इन्होंने भी मंगल की सतह पर उतारने की प्लानिंग बनाई हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा मई जून में लैंड करेगा। ये अभी भी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नासा का परसिवरेंस मंगल की सतह पर उतर चुका है और अपना कार्य भी शुरू कर चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया। क्या कहा गया? नर्मदापुरम कहा गया। क्या कहा गया? नर्मदापुरम। याद रखिएगा, नर्मदा जयंती के मौके पर या नर्मदा दिवस के मौके पर इसका किसका नाम, होशंगाबाद का नाम क्या रखा गया? नर्मदापुरम रखा गया। होशंगाबाद किसने बसाया था? होशंग शाह ने बसाया था। हुसंग शाह भी कह सकते हैं आप, हुसंग शाह ने बसाया था। आप इस नाम को याद रख सकते हैं। होशंगाबाद शहर का निर्माण किसने किया था, या निर्माण क्या कहें, बसाया किसने था, ये कह सकते हैं हम लोग।
चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कहता है यूपी सरकार के द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान कब से कब तक मनाया जाएगा? तो सही आंसर है 1 से 31 मार्च। अभी हाल ही में 28 फरवरी को योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ किया था। तो 1 से लेकर 31 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें संचारी रोगों से संबंधित टीके लगाए जाएंगे और जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका लगाया जाएगा। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें आयरन की गोली भी वितरित की जाएगी। इस अभियान में आयरन की गोली और एल्बेंडाजॉल की भी गोली वितरित की जाएगी। नाम देख लीजिएगा, एल्बेंडाजॉल। ठीक है फ्रेंड्स, एल्बेंडाजॉल ये गोली वितरित की जाएगी इसमें, और जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका भी लगवाया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नवविवाहित दंपत्तियों को परिवार नियोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले किट का नाम क्या है? किसके लिए दिया जा रहा है? परिवार नियोजन के लिए किसको दिया जा रहा है? नवविवाहित दंपत्तियों को दिया जा रहा है। जैसा कि आप सोच ही सकते हैं कि शादियों में शगुन दिया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है शगुन किट। तो याद रखिए, कोड वर्ड से याद रख सकते हैं, शादियों में क्या दिया जाता है? शगुन, इसलिए इसका नाम हो गया शगुन किट। चलिए, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखिए, इसी अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम हर महीने की 21 फरवरी को, याद रखिएगा, हर महीने की 21 फरवरी को खुशहाल परिवार दिवस मनाएंगे। आप इसको लिख लीजिएगा, खुशहाल परिवार दिवस हर महीने की 21 तारीख को। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 कहता है यूपी सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की बेहतर निगरानी के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो नाम है इस ऐप का ई कवच। याद रखिएगा, इस ऐप का नाम है ई कवच। कौन सा ऐप यूपी सरकार के द्वारा जारी किया गया? ई कवच ऐप। ये क्या करेगा? स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बेहतर निगरानी करेगा। इसको जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो टीकाकरण होगा, इसी के माध्यम से उसका देख रेख किया जाएगा, इसी पर इसकी जानकारी उपलब्ध की जाएगी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है 15 जनवरी, अब यहाँ पे सॉरी गलत लिखा गया, ये 15 जनवरी नहीं 15 फरवरी है, 2021 से सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है, जो स्वतः राजमार्गों पर टोल टैक्स एकत्रित करने के लिए है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान दीजिए, शुरुआत कब की गई थी, ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2019। कब शुरू किया गया था? 1 दिसंबर 2019, 1 दिसंबर से फास्टैग की शुरुआत की गई थी। इसमें होता क्या है, आपको एक कोड क्यूआर कोड की तरह रहेगा, जिसे हम फास्टैग कोड कहते हैं, अपने कार के या किसी गाड़ी के अगले शीशे पर लगाना है, और आप जैसे ही टोल प्लाजा से गुजरेंगे वहाँ पर लगा हुआ कैमरा इसको अपने आप ही स्कैन कर लेगा और आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। आपको यहाँ पे रुक कर टोल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आप फास्टैग नहीं लगाते हैं तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है, इसलिए केयरफुल रहिए और फास्टैग लगा के अवश्य चलिए। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 कहता है हाल ही में अरब सागर में नौसेना का तटरक्षक बल में आपूर्ति का जो जहाज था, इसमें आग लग गई। इसका नाम क्या था? चलिए देखिए, 4 ऑप्शन, विजया, रोहिणी, मीनाक्षी, विशाखा। तो इसका सही आंसर है रोहिणी, INS रोहिणी। ये नौसेना का आपूर्ति जहाज है जिसमें हाल ही में आग लग गई थी, इसलिए यह खबरों में था। तो आप इसके बारे में याद रख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार कुल कितने राज्यों ने प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त किया? याद रखिएगा, प्रजनन दर का प्रतिस्थापन स्तर कितने राज्यों ने प्राप्त किया? तो सवाल नंबर 19 है, 19 राज्यों ने प्राप्त किया इसका सही आंसर, ये याद रखिएगा। चलिए, और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने वाली है कि यहाँ पे कहा गया प्रजनन दर का प्रतिस्थापन स्तर कितना है? 2.1%, जो अभी हाल ही में PCS 2020 की परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 कहता है शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला, याद रखिएगा,
शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 5वां राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। सही उत्तर राजस्थान। हाल ही में इसने शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित सुधारों को सफलतापूर्वक अपने राज्य में लागू किया हुआ है, तो ऐसा करने वाला यह 5वां राज्य बन गया है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 220 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन कहा गया, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में न्याय वितरण मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। सही है ये। समग्र रैंकिंग में छोटे राज्यों में त्रिपुरा प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं। तो आपको एक बात इसमें याद रखने वाली है कि यह जारी किसके द्वारा किया जाता है। नाम क्या है इस रिपोर्ट का? देखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी किया गया? टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 कहता है, 3 राज्यों के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 3 राज्यों के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया गया है। किस राज्य ने यह कानून नहीं पारित किया हुआ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से 3 ने तो यह कानून को पारित कर दिया है, लेकिन अभी एक राज्य ने नहीं किया हुआ है। उस राज्य का नाम हरियाणा। तो हरियाणा ने अब तक ये कानून पारित नहीं किया हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को पारित कर दिया हुआ है। तो चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। आज हम लोग 25 सवालों पर डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी के बचे हुए 25 सवालों का डिस्कशन कल की वीडियो में किया जाएगा। चलिए आज के सवाल का 23वां सवाल कह रहा है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा, ये क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा क्यों मनाया जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी जी इसी दिन कहाँ पर आए थे? दक्षिण अफ्रीका से फाइनली भारत आए थे। तो इसके उपलक्ष्य में भारत में हर साल जनवरी के महीने में क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2015 से इसको द्विवार्षिक कर दिया गया, मतलब इससे पहले प्रतिवर्ष मनाया जाता था, लेकिन इसको अब द्विवार्षिक कर दिया गया। 2015 के बाद 2017, फिर 19 और इस बार 2021 में आयोजित किया गया है। तो चलिए इसमें कथनों को बताना है, कौन कौन सा असत्य कथन आपको बताना है। पहला कथन दिख रहा है कि इसके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति, सूरीनाम एक देश है, इसके राष्ट्रपति सीपी संतोखी थे। तो ये याद रखिएगा, ये सत्य है। इसकी थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान है, ये भी सही है। तीसरे कथन की ओर चलते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि इसमें 30 प्रवासी भारतीयों व संगठनों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब ये आंकड़े दिए जाते हैं तो ये आंकड़े लगभग सही ही होते हैं, इसलिए आप इनको सही मानकर चल सकते हैं। हम लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 2018 में यह सम्मेलन वाराणसी में आयोजित हुआ था। तो ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि यह 2015 से द्विवार्षिक कर दिया गया था, अर्थात 2018 नहीं 2019 में वाराणसी में मनाया गया था। आप इस बात को भी याद रख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। 24 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देश की बेटी। तो 24 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या है? देश की बेटी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर आज का लास्ट सवाल कह रहा है, 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए 25 जनवरी को, यहाँ से आपको 24 और 25 में 2 सवाल मिल गए दिवस से संबंधित। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चलिए इसके जो पहला ऑप्शन है कह रहा है इसकी थीम मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना है। तो ये सही है, इस बार की थीम यही है, आप इसको याद रख सकते हैं। थीम आपसे पूछी जा सकती है, मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि 5 राज्यों असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी
तमिलनाडु के मतदाता डिजिटल वोटर आईडी कार्ड ज्ञात कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग ने हाल ही में ई इपिक पोर्टल जारी किया था, जिसकी मदद से हम अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कितने राज्यों के लिए सहूलियत अभी दी गई है फिलहाल में? असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे हाल ही में चुनाव संपन्न होने वाले हैं। तो आप इसको सही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुनाव संपन्न होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मतदाताओं को फ़ायदा दिलवाने के लिए या सहूलियत के लिए डिजिटल वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने का ऑप्शन रखा गया है। तो इसमें दोनों ऑप्शन इसके आपके सही मिलते हैं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपने देखा कि हमने आज 25 सवालों का डिस्कशन किया। बाकी बचे हुए 25 सवालों का डिस्कशन हम कल की वीडियो में करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करिए। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आपको भी लाभ मिलेगा और हम आपसे प्रेरणा लेकर इसे और अच्छी तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। आप इसमें कुछ अपने सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सुझाव अगली वीडियो में हम लागू करने की कोशिश अवश्य करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आप इस टेस्ट श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। क्या करना है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, जो कि है 8874890569। आप इस पर व्हाट्सएप करिए, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। आप अगले संडे से टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और नियम और शर्तें तो आपको ऊपर बता ही दी गई हैं, किस प्रकार से आपको टेस्ट में शामिल होना है, कैसे करना है। तो चलिए, अगर आप उत्सुक हैं तो आ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, गुड बाय।